आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है? नेकी कर दरिया में डाल। एक छोटी सी सोच भी क्या बड़ा बदलाव ला सकती है? बिल्कुल ला सकते हैं, पर अगर बड़ा विज़न है तो सोच अच्छी है, छोटी सोच के साथ करेंगे तो सोच अच्छी नहीं है। क्या योग सच में बिना दवाइयों के बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है? 100% कर सकता है। एक आदत जो हर इंसान को अपने में ज़रूर डालनी चाहिए। अपनी दिनचर्या को ठीक करना। आज की जो लड़कियां हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी चुनौती आजकल जो मुझे लगता है वो है सिक्योरिटी को लेकर। लड़कियों के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने जो काम किया तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? मैं तो दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ से हम जैसे लोगों को भी ढूंढ लाते हैं जिम्मेदारियों में। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक्स विद रीता प्रेजेंटेड बाय जन जन जागरण में। हमारा आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व की मालिक, जिन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और नेतृत्व के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए स्वागत करते हैं बहुत ही अनुभवी योग शिक्षक, समाज सेवी, नेतृत्व के क्षेत्र में अपना नाम बनाने वाली मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर R.H. लता जी का। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत। आप मैम मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको समाज सेवा करने की और इन सब चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने सोचा मुझे अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहिए, तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा शुरू में तो किसी को भी नहीं आती होगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और जैसी दिशाएं मिलती जाती हैं वैसे ही हम आगे का निर्णय लेते हैं। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो बहुत देर बाद, जैसे ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद भी जैसे सब बच्चे होते वैसे भी मैं भी दिशाहीन थी, लेकिन जीवन में कुछ अनुभव होते चले गए, कुछ बिना मांगी समस्याएं ऐसी आती गई और उनसे जूझते जूझते बहुत सारी चीज़ों की प्रेरणा मैंने ली और फिर मुझे लगा कि नहीं, जो कुछ मैं महसूस कर रही हूँ मैं दूसरों के लिए मददगार बनूँ। तो यही मेरी अपने संघर्ष ही मेरी प्रेरणा बने हैं। बहुत ही बढ़िया विचार हैं आपके। तो आपने एडुजी लाइफ जैसे प्रोग्राम जो है उनका क्या उद्देश्य है, वो क्यों आपने शुरू करने का सोचा? एडुजी लाइफ जो है एजुकेशन फॉर गर्ल लाइफ, ये उसका फुल फॉर्म है। अच्छा। हाँ, बालिकाओं के लिए शिक्षा, और उसमें भी जीवन प्रबंधन की पाठशाला मैंने उसको नाम दिया है। अच्छा। उसमें ऐसा कुछ हम पढ़ाई जैसा कुछ नहीं है। एक बालिका के जीवन में क्या महत्वपूर्ण है जो उसको सीखना ज़रूरी है और उसके कारण वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से स्मूथली निकाल सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स भी नहीं बता पाते हैं, वातावरण भी नहीं बता पाता है, तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ऐसा एक स्थान होना चाहिए जहाँ उनकी वो बेसिक नीड को हम कवर करें, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे मानसिक भावनाएं हो, शारीरिक अनबैलेंस कंडीशन भी जो होती है उसको लेकर है, या हमारी जो हम एक बालिका के रूप में जन्म लिए हैं, इस चीज़ को भी एक प्राउड करना उनके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे समाज में जन्म लेते ही एहसास ये करा दिया जाता है कि तुम एक लड़की के रूप में पैदा हुई हो। जी बिल्कुल। तो एक हीन भावना जन्म से ही उनके संस्कारों में आ जाती है, तो वो ना हो उसके लिए हमारा इतिहास ये नहीं कहता, हमारे भारत की परंपराओं में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि अगर बालिका ने एक बालिका के रूप में जन्म लिया है तो वो कहीं हीन दृष्टि से उसे देखा जाए। वो गर्व का विषय हमेशा रही है। तो ये भाव उसमें उत्पन्न हो, ऐसे बहुत सारे हमने 10 ऐसे सूत्र लिए हैं जिनको हम सिखाने का उनको प्रयत्न करते हैं। तो चाहे वो शारीरिक शिक्षा भी हो सकती है, उनको सेल्फ डिफेंस की चीज़ें हो सकती हैं, जो गर्व करने वाली हमारी ऐतिहासिक वीरांगनाएं हैं उनकी कहानियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे हमने अलग अलग उनको एक मॉड्यूल बनाया और ऑनलाइन हमने, क्योंकि व्यक्तिगत जाके करवाना वो तो संख्या कम हो जाती है। हाँ, बस मैं यही पूछना चाहती थी कि आप इसको डिलीवर कैसे करते तो हैं? हम ऑनलाइन ही करते हैं। अच्छा। शुरुआत हमने राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग से शुरुआत की थी
और हमने 2 ज़िले लिए थे, रायसेन जिला और धार जिला। तो जिसमें हमने जितनी जो आदिवासी बच्चों की बालिकाओं के हॉस्टल हैं, राज्य शिक्षा के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत जो भी हॉस्टल्स आते हैं, उनको हमने लिया था। उनके द्वारा उनकी कनेक्टिविटी थी। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि उस कार्यक्रम से ना केवल बालिकाएं बल्कि वहाँ की जो दीक्षिकाएं होती थी, वार्डन्स, वो भी ट्रेनिंग लेती थी। अरे वाह, और बहुत ही बड़ी बात। बहुत अच्छा रहा। 3 साल हमने लगातार उसको किया ऑनलाइन, और उसके बाद फिर थोड़ी अनुमति नहीं मिली तो वो अभी पेंडिंग हो गया। लेकिन हम और जो संपर्क में हैं उनको हम ये प्रोवाइड कर तो रहे हैं। ये जो प्रोग्राम था वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड प्रोग्राम था? हाँ, ये शिक्षा विभाग के माध्यम से ही हम कर रहे थे, और इसके लिए हमने कभी कोई उनसे सहयोग, अनुदान कुछ नहीं मांगा। अच्छा, हमने निःशुल्क ही शुरू से किया है और अभी भी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब किसी को शिक्षा देना, संस्कार देना, इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कोई बात हो सकती है। जो आप निःशुल्क दे रहे हैं, तो ये तो लोगों को बहुत आभारी होना चाहिए आपका, क्योंकि शिक्षा से पूरा समाज बदल सकता है। जी जी। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो आपने समाज सेवा और योग प्रशिक्षण को ही क्यों चुना? मतलब कोई खास वजह इसके पीछे? नहीं, ऐसी खास वजह पहले तो नहीं थी। मैंने जैसा बताया ना कि जैसे नदी बहती है अपना रास्ता खुद बनाती चली जाती है, मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा। शुरुआत में जैसे सभी लड़कियां करती हैं, पढ़ाई कर लेती हैं, उसके बाद जॉब सर्च करती हैं। तो हमारे यहाँ तो विधान ही ऐसा बन गया है कि भाई लड़की है तो मीन्स या तो टीचर बनेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी कोई फैमिली सपोर्ट करने वाली है तो डॉक्टर बन जाएगी। बाकी फील्ड में तो हमारे बैच वाले लोगों को तो कभी अनुमति मिली नहीं, या फिर नर्सिंग में चले जाते थे। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम था कि अगर हमने पढ़ लिया है तो हम टीचर ही बन सकते हैं। तो मैंने एक विश्वविद्यालय ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा। मैं वहाँ जॉब करती थी जी। बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं शारीरिक शिक्षा पे बहुत ध्यान भी देती थी, क्योंकि मेरे पिता फौजी थे, तो वो अच्छा। मुझे बचपन से बड़ा ट्रेन करते थे। स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत जागरूक रहते थे और हम सब बच्चों को वो बहुत ध्यान रखते थे। तो मुझे वो चीज़ें थोड़ी सी बचपन से आई हुई थी। बाद में जब मैंने योग के बारे में समझा तो फिर मैंने एस व्यासा यूनिवर्सिटी, बहुत विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है योग का, और माननीय डॉक्टर HR नागेंद्र जी उसके संस्थापक हैं, वही मेरे माननीय गुरु हैं। तो उनके संस्थान में मैंने 1995 में पहली बार जाके ज्वाइन किया, और वहाँ से मुझे कहते हैं ना एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है जीवन में, तो एक टर्निंग पॉइंट मेरा वहाँ पर आया। उससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ों में, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी कि मेरा लक्ष्य था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो लोगों के लिए एक आइडियल बन के काम कर पाए। समाज के सेवा के गुण तो माता पिता से मुझे मिले हुए थे जी। लेकिन छोटा नहीं करना है, बड़ा ही करना है। तो मैंने 2 बार IAS का एग्ज़ाम भी दिया। अरे वाह। और पर कहते ना कि डेस्टिनी जहाँ लिखी होती वही जाना होता है। बिल्कुल सही बात है। तो पहली बार जब दिया तो सेंट्रल ही गलत जगह पहुँच गए, तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और दूसरी बार फिर भरा तो उस दिन बीमार हो गए, वायरल आ गया, उसी कंडीशन में दिया। तो 2 बार होने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, 2 बार व्यवधान आ रहे हैं, मुझे अलग रास्ते में जाना चाहिए। सही बात है। तो वो बनना चाहा। फिर दूसरी बार मेरा दिल किया कि मैं वकील बनूं। हाँ। तो मैंने LLB की, उसके बाद ग्रेजुएशन PG के बाद। लेकिन वहाँ पर भी मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि लोगों ने कहा कि तुम्हें इतना तुम्हारा जिगर होना चाहिए कि तुम लोगों से फाइट कर सको, लोगों की गालियाँ सुन सको, और गालियाँ देना भी आना चाहिए जी। तो मुझे, अब मेरा स्वभाव आप जानते हो, और सच को झूठ और झूठ को सच भी बनाना आना चाहिए, जो तो सब लोग नहीं कर पाते। मुझे लगा ये भी शायद मेरे लायक नहीं है जगह जी। तो फिर अपने आप को मैंने डाइवर्ट किया शिक्षा के लिए, और मैंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया, वनस्थली विद्यापीठ में मैंने जॉब की। अरे वाह जी। और वहीं से मुझे फिर प्रेरणा मिली, क्योंकि वहाँ मेरे जहाँ रेसिडेंस था उसके सामने वहाँ की मेन सेंट्रल लाइब्रेरी थी। अच्छा अच्छा। तो मुझे बहुत टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, और पढ़ने की आदत बचपन से बहुत रही है। तो वहाँ मैंने बहुत सारे जो अपनी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, मतलब चारों वेदों का अध्ययन मैंने वहीं किया। अरे पहली बार। बहुत ही बढ़िया। फिर मैंने पुराण और जो भी मेरे हाथ में पड़े, मैंने सारे पुस्तकों को पढ़ा। मैं वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ मानी जाती थी कि इतनी लाइब्रेरी से किताबें मैंने ही कराई हुई थी। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये भी दिशा मेरी ठीक नहीं है, मुझे अध्यात्म और योग पे जाना चाहिए।
तब SBSR गए, वहाँ फिर मैंने पहले एक बेसिक कोर्स, फिर करते गए लास्ट मैंने PhD उन्हीं के अंडर में, अनिल गुरु जी के अंडर में की, और लगातार साथ में काम भी करते गए। अच्छा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते थे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके वो मैं करती रही। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी जीवन की जर्नी है, कहना चाहिए कि आपने बहुत सारे प्रोफेशंस देखे, फिर आपको लगा नहीं मुझे ये सही लगता है तो मुझे ये करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको लगता है मैम कि हम योगा से अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला सकते हैं, या जो बीमारियां हमें हो रही हैं हम उनको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। ये मेरे इतने साल, मतलब जैसे आपने भी पहले पूछा था कितने साल हो गए जी, अगर 95 से काउंट करें तो 31 साल हो रहे हैं, है ना। तो इतने सालों का जो मेरा अनुभव है और जितने मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक लंबा टाइम था कि जब मैं खुद अपनी प्रैक्टिस करती थी एज ए योगा थेरेपिस्ट, तो जो केसेस मैंने सॉल्व किए हैं वो अपने आधुनिक चिकित्सा जगत में अभी उनका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। बहुत सारे केसेस हैं, तो अब मैं कभी और आपसे डिस्कस करूँगी इस पर। तो उनके 100% रिज़ल्ट, मैं ये नहीं कह सकती या कहना नहीं चाहती कि बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन हाँ जीवन जी सकते हैं। जहाँ अच्छा। व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरा अंतिम समय है, वो अंतिम समय नहीं होता, आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाती है, बशर्ते कि आप उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से दिल से अडॉप्ट कर पाएँ, क्योंकि ये लाइफस्टाइल में जाना और उस तरह से जीना भी आम मनुष्य के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब वो करने लग जाते हैं तो उनकी पूरी दिनचर्या बदलती है। मैंने अपने जीवन को बहुत बदला है। अच्छा। मैं किसी और की बातों पे नहीं जाती हूँ, जी। मैंने अपने जीवन को बदला, और उससे मुझे जो प्रेरणाएं मिली हैं और जिसने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं काम कर सकूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सबको बदल सकती हूँ। और मेरे बहुत सारे मतलब एक्सीडेंट हुए हैं। अच्छा। और उसके बाद भी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं लगातार जर्नी करती हूँ, काम करती हूँ, मतलब काम ही करती हूँ। जी। तो मुझे कभी ऐसा तकलीफ़ नहीं महसूस हुई कि नहीं मुझे अभी तक बिस्तर पे हो जाना चाहिए था। एक समय आया था कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब मैं किसी लायक नहीं बची, लेकिन फिर रिकवरी हुई, उसके बाद ठीक हुए, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर ठीक हुए। ऐसे मेरा बहुत लंबा टाइम चला कि लोग फिर पूछने लगे थे अगला एक्सीडेंट में क्या हो कहाँ होने वाला है। तो ईश्वर की दया है कि वो मतलब ऐसे कहते हैं ना, ठोक बजा बजा के आपको तैयार करता है। तो मुझे भी वो प्रभु हमेशा तैयार करते रहे हैं, कष्ट दे देकर, और खुश भी होते रहे कि नहीं हमारे खरी उतरती जा रही, चलो आगे बढ़ो। ऐसा बिल्कुल। आप अपना बता रही हैं, जैसे आपके अलावा आपने किसी को देखा हो कि जो बहुत बीमार हो और योग की शक्ति से वो फिर से ठीक हो गया हो या उस बीमारी से उबर पाए हो? हाँ, देखिए मैंने जो काम किए हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जिसका अभी भी कोई निदान नहीं है। तो उसके मैंने काफ़ी सारे केस अटेंड किए हैं, और सबसे पहला मेरे पास 97 का ही एक केस था, 3 थे उस टाइम पर। और उसके बाद भी मैं जब भोपाल भी आ गई तो भोपाल में भी कई सारे यहाँ के भी हमारे डीन थे पहले, उनकी बेटी थी, वो भी डॉक्टर थी, उस पे मैंने काम किया। तो उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये योग का ही प्रभाव है कि हमने उन लोगों को चला लिया, अपने पैरों पे खड़ा कर लिया, क्योंकि उसमें पैर ही चले जाते हैं सबसे पहले। और स्टेरॉइड के ऊपर रखते हैं लोगों को, तो वो कुछ टाइम तक तो चला लेते हैं, लेकिन उसका कोई निदान नहीं है। तो ऐसे मेरे कई सारे केस मेरे पास ऐसे रहे हैं जिन्होंने उसके बाद कम से कम 10 साल 15 साल की लाइफ को जिया है, नॉर्मल जिया है, अच्छे से जिया है। तो वो एक उदाहरण है। मैंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर, क्योंकि मुझे लगा कि जो चीज़ इनको मैंने ठीक करने के लिए जो मैंने अपना एफर्ट्स डाले हैं, तो ये सबके पास पहुंचना चाहिए। हो सकता है जिन लोगों को मैं नहीं भी जानती हूँ तो वो लोग भी इससे प्रेरित होकर अपने आप को थोड़ा इस लायक बना पाए, क्योंकि वो उसमें पेशेंट ऐसा हो जाता है कि धीरे धीरे करके उसके बॉडी ऑर्गन्स काम करने बंद कर देते हैं और वो बिल्कुल बिस्तर पे हो जाता है, मतलब वॉशरूम वगैरह भी नहीं जा सकते, सब कुछ बिस्तर पे ही होता है। तो ऐसे में अच्छी कोई फैमिली होती है तो वो तो ठीक से केयर कर लेती है, बात है। अदरवाइज उनकी बहुत बुरी गति हो जाती है, हॉस्पिटल भी कितना करेंगे तो वो लोग फिर मतलब अच्छी लाइफ नहीं रहती। तो एटलीस्ट इसके माध्यम से इतना हो जाता है कि वो वॉक करके अपने वॉशरूम जाए, अपना छोटा मोटा काम करें, इस लायक तो हो जाते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं, जैसे आर्टरी ब्लॉक के बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए जिसमें मतलब था कि अभी इनको ऑपरेट ही करना है, लेकिन थेरेपी से ही वो लोग 100% रिकवरी हुई। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जितनी मैं केस आपको बता रही हूँ सारे डॉक्टर ही थे पेशेंट। अच्छा, जी ये तो मतलब बहुत बड़ी बात मुझे है। ज़्यादा प्रूफ देने की आवश्यकता बिल्कुल, नहीं है कि बिल्कुल, वो बिल्कुल, खुद में अपने आप में थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है चाहे ये। वो डायबिटीज़ रही हो, चाहे नर्व से सिस्टम वाली रही हो, और चाहे ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस रही हो, चाहे डायबिटीज़ रही हो। सबसे पहली कोशिश हमारी उन डॉक्टर्स के ऊपर ही होती थी, और फिर वही कारण था कि उन्हीं लोगों ने फिर हमें और सपोर्ट किया, तो जिसके कारण हम और अच्छा काम कर पाए। बिल्कुल सही बात है। एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने जो काम किया, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? ये थोड़ा सा अलग फील्ड है मैच नहीं होता बिल्कुल जी। भी। और ये तो ऐसा कहा जाए कि परीक्षाएं होती है ना, कभी भी सडनली कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो वैसा ही मेरे लिए है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, सारे बिजनेस क्लास लोग हैं, लेकिन मैंने कभी भी बिजनेस और पैसा कमाना और वो वाले टॉपिक पे कभी ध्यान नहीं दिया। जी। मैं अपने आप में रहती हूँ, अपने खुश, अपना ईश्वर खुश, बस उसमें रहती हूँ। तो जब ये भूमिका मिली तो एक आदत है कि हर जो काम भी हाथ में आता है जी। तो मैं उस पर अच्छे से अध्ययन करती हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस करके कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको मैं कैसे निभा सकती हूँ, चाहे कोई प्रोजेक्ट रहे हो, चाहे कोई भी रहा। लेकिन ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं तो दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ से हम जैसे लोगों को भी ढूंढ लाते हैं जिम्मेदारियों में, वो और तो उन्होंने मैम दिया। प्रतिभा है जिसको कोई छुपा नहीं सकता, और आप में वो है तो वो तो चमकेगी और लोगों को दिखेगी भी उसकी रोशनी। तो मुझे थोड़ा चैलेंज लगा उस समय कि, और इस बात का डर भी लगा कि ये जो जिम्मेदारी मिली है कि मैं उसको ठीक से निभा पाऊँ, और इसके लायक मुझ पर विश्वास किया गया है, तो मुझे अच्छे से करना है। तो अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव रहा जो कंपनी मुझे मिली थी। जी। तो हुआ क्या था कि पहले ये कंपनी है, जो बहुत सारी कंपनी थी जो भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, और पिछली जो सरकारें रही हैं उनमें जो व्यवस्थाएं रही हैं उसके कारण काफ़ी सारी कंपनी बिल्कुल लॉस में चली गई। अच्छा। हाँ, बहुत सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज लॉस में चली गई, और काफ़ी टाइम तक वो लॉस होने के बाद भी कंपनी उनकी क्षतिपूर्ति करती रही, मतलब उनको चलायमान बना के रखा उन्होंने जैसे तैसे वाला, लेकिन उससे कुछ पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। तो देन उसके बाद ये हुआ कि जो कंपनी नहीं है तो उसको स्क्रूटनी की गई कि जो चलाना है उनको रखना है, जो नहीं है तो ऐसे कुछ कंपनी को कंटिन्यू करना है, कुछ को सपोर्ट देना है, कुछ को बंद करना है, और कुछ को स्टेट को हैंडओवर कर देना है। तो मेरे पास जो कंपनी थी वो स्टेट को हैंडओवर करने की थी। अच्छा। जी हाँ। तो मतलब वो इस स्थिति में आ गई थी कि उसको स्टेट में नहीं, कंपनी अच्छी थी, उसकी जो मेन ब्रांच थी वो कोटा में थी। अच्छा। वो लॉस के कारण बंद हो गई थी, पर जो दूसरी यूनिट जो केरल में है वो ठीक ठीक चल रही थी। अच्छा। लेकिन अब वो डिसीजन तो कैबिनेट ले लेता है तो फिर उसी पे चलना पड़ता है ना, तो फिर उसमें ये था कि वो स्टेट को हैंड ओवर करा दिया जाए। तो मैंने उसका अध्ययन किया बहुत अच्छे से, और मैंने पाया कि स्टेट शायद उसको कंटिन्यू नहीं करेगी, जो मुझे फीडबैक मिला। और मैंने ये भी देखा कि वो इकलौती कंपनी है, अगर वो बंद हो गई तो उसके जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे अदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, उनके लिए हमें यही चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। ओके। और वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट थे जो चल रहे थे, जिसमें उनकी आपूर्ति होनी थी। तो ये मेरा अपना अध्ययन था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये ना तो स्टेट को देनी चाहिए और ना बंद होनी चाहिए। उसके लिए मैंने थोड़ी मेहनत की, कोशिश की सब तरफ से, और फाइनली वो उसको मतलब होल्ड कर दिया गया। आज वो कंपनी मतलब तिगुने प्रॉफिट के साथ है। बहुत बड़ी बात है ये। मेरे कार्यकाल के टाइम के बाद ही हम करीब 14 कंट्री में सप्लाई कर रहे हैं जो प्रेशर वॉल्व होते हैं उनको, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग उसके भागीदार रहे हैं। उदाहरण के लिए एक चंद्रयान 3 का मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, बताइए। उसमें जो कंपनीज ने काम किया, एक
मेरी बाजू कंपनी उस अरे वाह, बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन ही गर्व लिमिटेड की भी। बात है ये जी तो हाँ, हमारे लिए सुनना भी जी। कि आप हमारे साथ आज बैठी हैं और हम उस चीज़ आपका अनुभव सुन रहे हैं तो उसके लिए हमें सम्मानित भी किया गया आयल कंपनी को। अरे वाह, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अभी हो चुके हैं और आने वाले। तो ये महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने उस पर इतना वर्कआउट किया और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सफल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप सफल रही हैं, तभी आप इतना आपका नाम है और लोग आपको जानते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आपके काम से ही आपका सम्मान और नाम दोनों चीज़ें हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बी और मेक, ये जो एक वाक्य है, इससे आप क्या समझती हैं या क्या बताना चाहती हैं? देखिए, जब मैं विवेकानंद केंद्र जो अपना एस व्यासा यूनिवर्सिटी है बेंगलोर गई, तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी को बहुत अच्छे से पढ़ा। जी। और मुझे लगता है कि हर युवा को, हमारे देश के हर युवा को उनका लिटरेचर पढ़ना चाहिए। अगर मैं इस बात के लिए चैलेंज भी दे सकती हूँ कि अगर किसी भी युवा ने उनके पत्रों को और उनके उद्बोधन को पढ़ लिया जी। तो शायद उसे कुछ और सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सौभाग्य बोलें या बाई मिस्टेक बोलें कि मैंने भी ऐसा ही उनका पढ़ा और मैं इतनी ज़्यादा मतलब ऊर्जा से भर गई और मुझे लगा कि चाहे मैं कैसी भी परिस्थितियों में हूँ, मतलब मेरे तब बच्चे भी छोटे थे, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, हर तरफ से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन मेरे आँखों के सामने देश ही रहता था। मुझे ऐसा लगता था जो स्वामी जी जो देखते थे कि वो सारा मेरे अंदर घुस गया और मुझे सिर्फ भारत भारत और भारत ही दिखता था। जी। तो मुझे लगता था कि अब मैं जो कुछ भी करूं तो देश के लिए करूं, तो ये मेरे दृष्टिकोण में आ गया। जी। और वी एंड मेक जो है, बनो और बनाओ, अच्छा। ये चेन हमको चलानी पड़ेगी। उन्होंने भी यही कहा था। और मुझे लगा कि हमारे जैसे कोई भी व्यक्ति, हमने अगर खुद को अपने लिए इस तरह से ढाल लिया देश के लिए सेवा करने के लिए, तो हमें एक व्यक्ति और तैयार करना चाहिए जो देश की सेवा करे। बिल्कुल। तो ये चैन चलाने के लिए वी एंड मेक मैंने अपने साथ में लगाया कि मैं इसको फॉलो करूँगी और दूसरों को भी मोटिवेट करूँगी, और मुझे लग रहा है कि मैं इसमें सफल हो रही हूँ। बिल्कुल मेरी चैन बिल्कुल बढ़ती जा सफल, रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है, लोग आपके साथ आ रहे हैं, आपके समर्थन में आ रहे हैं, आपकी चीज़ों को, अपने विचार, आपके विचारों को आत्मसात कर रहे हैं अपने में, यही सबसे बड़ी बात है। और इसी से मुझे लगता है आगे और भी चीज़ें अच्छी होंगी और लोग योग की तरफ, शांति की तरफ और एक दूसरे को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। आज के जीवन में जैसे कि आप देखती हैं स्ट्रेस बहुत है, लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत है, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? हाँ, ये आज की बड़ी, मतलब आज क्या, मतलब ये तो चलता ही आया है, लेकिन अभी एकदम से जो ग्लोबलाइज बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई, टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए या परिस्थितियों को देखा जाए या एक स्टेटस के लिए लोग जो अपनी जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं उसको देखा जाए, तो ये सारी कुछ मिलकर मनुष्य को बहुत परेशान कर रहा है। मानसिक रूप से अगर वो कहीं परेशान है तो ये सब चीज़ों में तारतम्य ना बिठा पाने के कारण हो रहा है। जी। तो इसमें हमारा जो एक अध्यात्म का जो एक भाग है वो बहुत काम करता है, और मुझे लगता है कि अगर बहुत सरलता से अगर समझना है और सीखना है तो थोड़ा सा गीता का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा। हाँ, गीता एक ऐसी पुस्तक है कि जादुई पुस्तक है, कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी। कि आप जब जिस मनसा के साथ और जिस भाव के साथ उसको खोल के अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपको उत्तर वैसे ही मिलेंगे। तो इसलिए मैं उसको जादुई पुस्तक बोलती हूँ। अच्छा। तो वो एक ऐसी पुस्तक है कि उसको अगर आपने नियमित अध्ययन किया, कभी भी जब भी समय मिले, आप 1 मिनट 2 मिनट आधा घंटा जब भी, तो आपको हर दिन एक लेसन मिलता ही है। और मुझे लगता है कि वो एक शांत जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक नया थॉट, क्योंकि अगर हम उस पर नहीं जाएंगे तो होता क्या है कि हम रील देखेंगे, हम न्यूज़ देखेंगे, मैं भी यही करती हूँ, और उससे हमारे विचार पल पल में बदलते रहते हैं। अभी हमने एक रील देखी कि जिसमें बहुत दुखी करने वाला कुछ सीन है, दूसरे पल आपको एक कॉमेडी टाइप का दिख गया। जी। तो हमारे ये जो बॉडी का संतुलन वहीं से पहले से बिगड़ रहा है, क्योंकि हमारी भावनाओं को भी व्यक्त करने का भी एक समय होना चाहिए। जी। तो वो होता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है, और ये सीख अंदर से जब आ जाती है कि हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा है, जब ये सीख अगर आपको मिल जाती है तो फिर जो होना है वो होगा ही। ये भाव अगर आपने ले लिया अंदर से,
तो फिर आप ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं, हाँ फिर ये तनाव नहीं आता है। जी। पर ये सोचना बहुत मुश्किल होता है, मतलब सब लोग आता ऐसा है, नहीं कर पाते हैं, हाँ, अभ्यास समय से लगता आता है। है। हाँ, अभ्यास से ही आएगा वो। हाँ, क्योंकि जब तक हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है नहीं हमें ये करना ही है, हम कभी ये नहीं सोचते कि नहीं अगर हम शांति से बैठ के सोचेंगे तो शायद इस समस्या का हल निकल आएगा। पर समस्या जब आती है तो लोग इतना पैनिक हो जाते हैं कि वो हल के बारे में सोचते ही नहीं इसमें भी एक बात मैंने बोलना चाहूँगी कि जब भी समस्याएं आती हैं है। ना, जी उत्तर उसका मनुष्य के पास खुद ही होता है। जी सिर्फ थोड़ी देर वो बैठ जाए, कहीं पर भी बैठ जाए, सो ले, लेट के सोच ले, रिप्लाई मिल जाता है जी। अपने आप। एक विचार नया आएगा आपको। तो मैं अपने जीवन में सब प्रयोग करती रहती हूँ। अच्छा जब बड़ी विकट परिस्थिति आती है तो मैं कहती हूँ इसका रास्ता क्या है, जी। और रास्ता मिलता है। तो ऐसा ही अगर इतना सोचा भी ना तो ऑटोमेटिक जो स्ट्रेस है ना उसका लेवल नीचे आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा मुश्किल होता है पर कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप वर्षों से समाज सेवा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो आपको क्या लगता है पहले के समय में और अब के समय में समाज सेवा में कितना बदलाव आया है? यक्ष प्रश्न है। ये तो बहुत ही मतलब विचार करने वाला है, क्योंकि ये पहले में और अभी में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए मैं आपसे हाँ, पूछना चाहती हूँ क्योंकि जमीन आप दोनों आसमान समय का। देख रही हैं, आपने जी। पहले का भी समय देखा है और मैंने आप वो टाइम भी देखा है कि जब हम धुन में निकल लेते थे काम करने के लिए, हमें कोई भूमिका नहीं बनानी पड़ती थी, 4 लोगों को हमें इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता था और बस करना है। अगर मैं निकल के घर से आपके पास आई और आपको बोला कि वहाँ चल रहे, जी चले देखो आप भले खाना पका रहे हैं, चल 2 मिनट रुको मैं चल रही हूँ, एक वो समय भी होता था। जी और आज का एक समय ये भी है कि आज आप कितनी भी फॉर्मेलिटीज़ कर लो, लोग नहीं निकलते, बिल्कुल नहीं आते आपके पास। और सेवा का जो भाव है ना वो भी बदल गया है। वो टाइम था जब सेवा ही होती थी, हाँ और आज के टाइम में सेवा एक प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशन है जी है ना। तो अगर ये जरूरी नहीं है आप मतलब आपके पास पैसा पावर सब कुछ है तो आप बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा सोचे कि नहीं मेरे पास पैसा भी नहीं है पावर भी नहीं है लेकिन मैं सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये भाव लेकर भी अगर कोई वो नीडी के पास जाता है, कोई ज़रूरतमंद, चाहे भले वो शिक्षा देने ही क्यों ना जा रहा हो, उसको एक आज की योजनाएं हैं उनके बारे में ही बताने क्यों नहीं जा रहा हो, तो भी वो हितग्राही जो है, जो जिनको हम देने जा रहे हैं, वो भी पलट के सवाल कर लेते हैं जी हमें क्या मिलेगा, हाँ फॉर्म भराया तो कितना पैसा मिलेगा। हाँ जी तो सेवा मतलब सेवा तो रही नहीं मुझे लगता है अब तो। अगर जिसको सेवा करनी है तो वो हमारे जैसे लोगों को एक एक को ढूंढ ढूंढ के लाके हमें मतलब जो सचमुच में जिनको आवश्यकता है, क्योंकि जो जिनको ज़रूरतमंद है वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको मदद नहीं मिल पाती, और जो फॉर्मेलिटीज़ वाले होते हैं वो मानसिकता बदल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपको लगता है ऐसा कि आजकल दिखावा ज़्यादा है और सेवा कम है? ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होता है संसार तो इतना बड़ा है, और दिखावा अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वो भी एक टूल की तरह काम कर रहा है आजकल। जी अगर आप अपने कामों को दिखाएंगे नहीं बताएंगे नहीं तो ज़रूरतमंद तक आप पहुंच भी नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल है ना? सही बात है। और इस सिस्टम ऐसा हो गया कि कोई नीडी भी है तो वो बीच में इतने लोग होते हैं कि वो सही जगह से अप्रोच नहीं करने नहीं देते। कर पाते हैं। तो दिखावा भी ज़रूरी है, लेकिन जो एक्चुअल सेवा करने वाले हैं वो दिखाते नहीं हैं, वो काम करते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसी माध्यम से आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो माध्यम शायद इसीलिए बनाया ही गया है कि लोगों तक उनकी बात पहुंच पाए। सही बात है। और जो कर रहे हैं मुझे लगता है उनको शायद इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनका तो नाम टाइम ही नहीं है। बिल्कुल टाइम नहीं है। सही हाँ। बात है, उनका तो नाम अपने आप ही पहुंच जाता है कि नहीं ऐसा है यहाँ पे। नाम पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन वो प्रयास जो करते रहते हैं उसमें वो इस पार्ट को वो भूल जाते हैं, उनको नहीं समय होता है, इतना नहीं कर पाते हैं। जहाँ कोई एक व्यक्ति की मदद करता है, आप सोशल मीडिया पे छाया रहता है, वहीं वो एक व्यक्ति अकेला 100 की मदद कर रहा होता है लेकिन उसे कोई नहीं जानता है। बिल्कुल सही तो बात है। ऐसा फ़र्क है। पर ऐसे लोग कम हो गए हैं। हाँ बहुत हैं, लेकिन बताते नहीं लोग, करने वाले करते रहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। आज के जो युवा हैं वो अपने भविष्य को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ नहीं पाते या सोच नहीं पाते हैं, तय नहीं कर पाते कि उन्हें आगे जाके क्या करना है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी?
देखिए, एक ये बहुत लंबा गैप हो गया आज के टाइम में, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई है। हमारे टाइम में और आज के टाइम में इतना कुछ अंतर है कि अभी हमें ही लौट के अपने बच्चों से सीखना पड़ता है ना। मतलब आज के टाइम में वही हमारे गुरु है, ये कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे में उनको हम सलाह नहीं दे सकते, उनको हम उनसे एक वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमारी सलाह की आवश्यकता होती है, और कुछ पार्ट ये होते हैं कि जिनका उनके कामों को समझ के हम उनको सलाह दे सकते हैं। तो हमारे जैसे हमारे पेरेंट्स होते थे, नहीं तुम यही करोगी, वैसा आज के बच्चों को हम नहीं बोल सकते। हाँ, सही बात है। इतना फ़र्क है। तो ऐसे फ्रेंडली बिहेव करके आप उनके साथ घुल मिल कर उनको सलाह दे सकते हैं। और यूथ आज का यूथ में भी मैं देख रही हूँ 2 तरह के लोग हैं। एक है जो बिल्कुल भटक गया है, उसको बहुत ज़रूरत है समझाने की। वो ऐसा वाला यूथ है जिसको आकर्षित हो रहा है किन्हीं चीज़ों को लेकर, जैसे अपनी लाइफस्टाइल को लेकर आकर्षित हो रहा है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और एक यूथ ऐसा है जो नॉलेजेबल है और कुछ करना चाहता है, लेकिन उनको सही गाइडेंस या कहा जाए अपॉर्चुनिटी ठीक से नहीं मिल पाती, तो वो बैलेंस नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को हमारे जैसे लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भटक गए हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए। चाहे वो आपको सोशल मीडिया के यूजेस को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे पेरेंटिंग को लेकर हो, हार्ड एंड फास्ट करने की बहुत ज़रूरत है। एक प्रश्न मेरे मन में बहुत आ रहा है आपकी ये बात सुनने के बाद कि आप तो बहुत बाहर भी इंडिया के बाहर भी आपने बहुत गई हैं और ऐसी संस्थाओं से जुड़ी होंगी, देखा होगा, कॉलेज स्कूल भी देखे होंगे। आपको क्या फ़र्क लगता है शिक्षा पद्धति में जो हमारे देश की है और जो बाहर की? बहुत फ़र्क है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ वो जो जैसे सनातन की बात करते हैं ना, वैसे शिक्षा भी हमारे यहाँ ऐसे हो गई है कि जैसे 10th करना है, फिर 12th करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, फिर पीजी करना है। मतलब हम लोग भी ऐसे ही करते हुए आए हैं। हमें आगे पता ही नहीं था कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक तो एज का बहुत है कि भाई हम इतने टाइम तक ही आपकी ध्यान रख सकते हैं, उसके बाद आपको खुद कुछ करना है। तो मैंने देखा बाहर बच्चे ना, जैसे मतलब ये कॉलेज छोड़िए, मतलब उनका जो 18-19 साल का जो एज होता है ना, जैसे स्कूलिंग ख़त्म होती है, उसके बाद ही वो इंडिपेंडेंटली रहने के लिए काम ढूंढने लगते हैं। अच्छा। हाँ, और वो कोर्स भी करते हैं, तो वो काम के साथ साथ में कोर्स करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अभी मतलब ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर ही रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन वो घर के कामों में भी इक्वली भागीदार रहते हैं, हर चीज़ में भागीदार रहते हैं। पर सेल्फ डिपेंड होने की बात आती है तो वो स्कूलिंग के बाद ही आ जाती है। वहाँ पर बहुत अच्छी बात कोई भी टेक्निकल चीज़ें वो सीख लेते हैं, कोई भी छोटी मोटी जॉब करनी है, वहाँ इस चीज़ का भी मैंने देखा है कि उन लोग को ये नहीं होता कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके काम करूँगा तो मेरे पेरेंट्स को बुरा लगेगा, या मैं कुछ और ऐसा काम लेबर वाला टाइप का करूँगा तो बुरा लगेगा। तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं। एक तो उनकी लाइफस्टाइल भी ऐसी है कि वहाँ छोटा भी काम करें तो भी अच्छा ही है। हमारे यहाँ बड़ा ईगो स्टेटस बन जाता है कि अगर मान लो मेरा ही बच्चा कहीं ठेला लगा ले तो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे बच्चे को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोलने वाले इतना बोल देंगे कि क्या हमें मदद की ज़रूरत है तो हमें बता दो। तो ऐसा है, तो ये फ़र्क है। और इसी कारण से बच्चे यहाँ पर छोटा मोटा जॉब लेने में भी झिझकते हैं। अगर हमें ऐसा वातावरण, जैसे अभी मानिए मोदी जी जैसे स्टार्टअप की बात हुई, यूथ को आगे बढ़ाया, टेक्नोलॉजी में आगे आप बढ़ो, AI का टूल का सबका उन्होंने इतना एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दे दिया है। तो अब मैं देख रही हूँ कि सच में बच्चे 12th करते ही, हमारे इंडिया के भी पैटर्न बहुत बदल गया है, वो लोग काम में लग रहे हैं। कुछ जगह जहाँ नॉलेज नहीं है वहाँ नहीं हो पा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे मैं देख रही हूँ अभी सब लोग वही जैसा फॉरेन में वैसे इंडिया में माहौल होता जा रहा है। जी, आप जैसे एडुजी लाइफ आपने शुरू किया, तो आप हमारे दर्शकों को, स्पेशली महिलाओं को, जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको, क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहेंगी जो उनके जीवन में बहुत उपयोगी हो? देखिए, अगर महिलाएं मतलब बालिकाओं से शुरू करती हूँ,
अगर आपके घर में कोई बेटी है, आप माँ हैं, तो मैं माताओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी अपनी बेटी के मन में हीन भाव मत आने दो। उसे कभी ये मत बताओ या ये मत जताओ कि तुम इस घर की मेहमान हो, शादी के बाद ये घर तुम्हारा नहीं। जी, सारा कॉन्फिडेंस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, आप उसे कुछ मत दो, लेकिन उसको सम्मान जरूर दो। समय समय पर बुलाओ, समय समय पर उसका सम्मान करते रहो। उसको ये एहसास बना रहे कि वो भी मेरा घर है। और जो बेटियां हैं, जो चाहे वो अभी किसी घर की बहू बन गई हैं या माताएं हैं, उनको भी मैं ये कहती हूँ कि जितनी भी परवरिश हो गई, आज आप जहाँ पर भी हैं, अपने स्वाभिमान को बना के रखें। जी, बिल्कुल। कंप्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब हम ग्रस्त जीवन जीते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो कोई एहसान नहीं है और ना ही कोई ज़बरदस्ती होती है। जी, वो महिलाएं स्वेच्छा से, क्योंकि उनमें ये गुण ईश्वर ने दिए हैं, तो वो स्वेच्छा से ही सारा काम करती है, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए करती है। पर जब ये काम उनके ऊपर लादा जाता है और उनका हरासमेंट होता है, उनको किसी भी तरह से अपमानित किया जाता है, तो उनका वो स्वाभिमान टकराता है और वो अंदर ही अंदर जब उस पर रिएक्ट नहीं करती हैं, तो वो अंदर ही अंदर बीमारियों का घर बनती हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर आप देखिए कैंसर की जो शिकायतें हैं, वो हमारे कहते हैं योग में आदि चा व्याधि, जो अंदर कुंठाओं में जो जितनी महिलाएं जी हैं, उनमें ये एक रिसर्च में है ये कि उनको इस तरह की बीमारियां हुई हैं। तो ऐसा ना करें, अपना स्वाभिमान बना के रखें। आवश्यकता लगे तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने फैमिली से बात करें, बच्चों से बात करें, पर उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर परिवार में दो लोग हैं तो दोनों की जिम्मेदारी बराबर है परिवार को चलाने की, सिर्फ महिलाओं की नहीं है। चाहे वो काम हो, बाहर जाकर काम करना हो, या कोई भी ज़िंदगी की ज़रूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, आज आपने अपना समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें बताई जो बहुत ही आसान है अगर लोग करना चाहें, और मुश्किल तो फिर है ही है अगर जो नहीं करना चाहेंगे उनके लिए। तो धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों का जो आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े। और मैं रीता फिर से एक नया एपिसोड, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ रियल टॉक्स विद रीता प्रेजेंटेड बाय जन जन जागरण में आपके साथ जुड़ूंगी। नमस्कार।